नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं स्टीमर मशीन के बारे में या स्टीम इनहेलेशन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ उन 7 इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में जो हम स्टीम लेते समय जिसका ध्यान रख सकते हैं। जिसमें पहली सबसे ज़रूरी बात है कि हम क्यों लेते हैं स्टीम? क्या ज़रूरी है स्टीम लेना? किन मरीज़ों के लिए स्टीम लेना ज़रूरी है? आपने अगर स्टीमर लिया है या स्टीमर मशीन देखी है तो उसमें अलग-अलग तरह के अटैचमेंट्स होते हैं। तो कौन-सा अटैचमेंट किस मरीज़ के लिए बेहतर रहेगा, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। कई बार ये कन्फ्यूजन रहती है कि क्या स्टीम में आरओ का पानी यूज़ करना है या नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करना है। आज उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर स्टीम लेने का सही तरीका क्या है? हमें नाक से स्टीम लेनी चाहिए या मुंह से स्टीम लेनी चाहिए? इसके अलावा स्टीम कितनी देर के लिए लेनी है? स्टीम लेते समय क्या हमें उसमें कुछ दवाई डालनी है या कुछ और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं? और आखिर में हम बात करेंगे कि स्टीम लेते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी है। अब हम बात करते हैं स्टीम किन लोगों के लिए ज़रूरी होती है, कौन लोग स्टीम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टीम आमतौर पे जिन मरीजों को जुकाम, कोल्ड या खांसी की दिक्कत होती है, जिनको थ्रोट में इन्फेक्शन होता है, उनके लिए ज़रूरी होती है, उनको लेने से फ़ायदा होता है। पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मरीज़ हैं जिनको स्टीम लेनी होती है। इसके अलावा जिन मरीज़ों को खांसी की दिक्कत होती है और फेफड़ों में मलगम बन रहा होता है, उनके लिए भी स्टीम काफ़ी लाभदायक होती है। स्टीम लेने से उनका मलगम थोड़ा पतला हो पाता है और उनको बाहर निकालने में काफ़ी आसानी होती है। जिन मरीज़ों का फेफड़ों का या पेट का ऑपरेशन होने वाला होता है, उन मरीज़ों को भी यूजुअली स्टीम लेने की सलाह दी जाती है कि दिन में 2 से 3 बार वो गर्म पानी की भाप लें, जिससे कि उनको खांसी या मलगम की दिक्कत ना हो। उन मरीज़ों का जिनका फेफड़ों का या पेट का ऑपरेशन हो गया होता है, उन मरीज़ों को भी ये सलाह दी जाती है कि वो स्टीम लें। स्टीम लेने से उनको खांसी की दिक्कत कम रहती है। उन मरीज़ों का जिनका गले का ऑपरेशन हुआ होता है, उनके लिए भी बहुत बार स्टीम लाभदायक होती है। जैसे किसी मरीज़ का अगर थायरॉइड का ऑपरेशन हुआ है, तो स्टीम लेने से उनके गले में थोड़ा सेक मिलता है, जिससे उनको दर्द में थोड़ा आराम मिलता है और आवाज़ में भी थोड़ा-सा उनको इम्प्रूवमेंट लगता है। इसके अलावा जिन मरीज़ों में खाने के लिए एक नली नाक से डाली गई होती है, जो उनको काफ़ी इरिटेट करती है, जिसे राइल्स ट्यूब कहते हैं। उस राइल्स ट्यूब के होने की वजह से भी उनको काफ़ी गले में परेशानी रहती है। ऐसी स्थिति में अगर मरीज़ स्टीम ले तो उसको इस दिक्कत में थोड़ा-सा निजात मिल पाता है। अब हम बात करते हैं कि स्टीमर के साथ जो अलग-अलग अटैचमेंट्स मिलते हैं, उनमें से कौन-सा अटैचमेंट किस मरीज़ के लिए सही है। आप उसमें पाएँगे कि एक बड़ा वाला बकेट टाइप का एक अटैचमेंट होता है। बकेट टाइप वाला अटैचमेंट स्टीम जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको चारों तरफ फैला देता है। अगर आपको पूरे चेहरे पे स्टीम चाहिए तो फिर ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर आपको एक पर्टिकुलर जगह पे फ़ोकस्ड स्टीम चाहिए तो फिर ये इफ़ेक्टिव नहीं है। इसके अलावा एक छोटा-सा डोम शेप एक अटैचमेंट होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो उन मरीज़ों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो मरीज़ उठ नहीं पा रहे हैं। इस अटैचमेंट का इस्तेमाल करने से स्टीम जो है एक डायगोनल वे में जाएगी, जिससे कि मरीज़ अगर लेटा भी है और अगर उसके हम बेड को हल्का ऊपर कर पाएँ, तो हम उस मरीज़ को स्टीम दे सकते हैं। इसके अलावा जो मरीज़ जिनकी गले में एक ट्रैकेओस्टमी का छेद होता है, जहाँ से साँस लेने का एक रास्ता बना दिया गया होता है, उन मरीज़ों के लिए भी इस प्रकार की अटैचमेंट के साथ स्टीम देना काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है, जिससे स्टीम जो है सीधे उनके गले तक पहुँच पाती है। स्टीम देते समय आप बकेट वाली अटैचमेंट का इस्तेमाल स्टीमर की मशीन को रखने के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप बकेट वाली अटैचमेंट में स्टीमर की मशीन रख कर स्टीम देंगे, तो जो स्टीम की मशीन को पकड़ रहा है उसको हाथों पे ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, उसको जलने की दिक्कत नहीं हो पाएगी और वो आराम से स्टीम दे पाएगा। बहुत बार ये कन्फ्यूजन रहती है कि स्टीम देते समय हम कौन-सा पानी यूज़ करें? आरओ वाला साफ़ पानी यूज़ करें या फिर टैप वाला पानी यूज़ करें जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होने का हमें शक रहता है। पर जौन-सा भी पानी यूज़ करेंगे, स्टीम की गुणवत्ता या स्टीम की इफ़ेक्टिवनेस उस पे डिपेंड करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि आरओ वाला पानी जो होता है, उसमें से आरओ की मशीन जो सॉल्ट डिज़ॉल्व्ड रहते हैं पानी में से, उनको निकाल देती है, जिससे पानी थोड़ा-सा मीठा हो जाता है। पर उन सॉल्ट्स के निकलने की वजह से जो पानी की जो इंसुलेशन की जो कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। उसका जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है, वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से स्टीम अच्छे से बन नहीं पाता है। इसीलिए हमको हमेशा जब भी स्टीम देना है तो हम नॉर्मल टैप वाटर ही यूज़ करेंगे। दूसरा, कई बार हमें ये रहता है कि कहीं टैप वाटर के अंदर कुछ जर्म्स तो नहीं, कुछ माइक्रोब्स तो नहीं। बट जैसा हम जानते हैं कि स्टीम तभी बनती है जब पानी को हम 100 डिग्री से ऊपर बॉयल करते हैं, और इतना बॉयल करने के बाद जो स्टीम जो बन रही है वो प्योर ही निकलेगी, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या कोई इन्फेक्शन उसके थ्रू होने का कोई खतरा रहता नहीं है। तो इसीलिए हम हमेशा टैप वाटर ही यूज़ करेंगे।
अगर आप आरओ वाले पानी से स्टीम देने की कोशिश करेंगे तो स्टीम बनेगी, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि वो पेशेंट को इफेक्टिवली मिल नहीं पाएगी। अब कई बार मरीजों को इसमें कन्फ्यूजन रहती है कि स्टीम को लेना कैसे है, नाक से लेना है कि उनको मुंह से लेना है। तो इसमें अगर किसी मरीज को अगर कोल्ड है, स्टफी नोज है, तो फिर हम उनको एडवाइस करते हैं कि वो नाक से स्टीम ले। और अगर किसी मरीज को थ्रोट में इन्फेक्शन है, गले में कुछ परेशानी है, खराश है, तो फिर उनको हम एडवाइस करते हैं वो मुंह से लें। पर जिन मरीजों को फेफड़ों में बलगम है, उनको खांसी ज़्यादा हो रही है और बलगम काफ़ी प्रोडक्टिव है, काफ़ी सीक्रेशंस निकल रहे हैं फेफड़ों में से, तो उन मरीजों में वो नाक या मुंह से कैसे भी ले सकता है, जैसा उसको ठीक लगे। नाक या मुंह से इफेक्टिवली वो स्टीम ले सकता है। फिर हम बात करते हैं कि क्या हमें स्टीम में कुछ ऐड करना चाहिए जिससे कि स्टीम और ज़्यादा इफेक्टिव हो पाए। तो अगर किसी पेशेंट को कोल्ड है या उसको अगर गले में कुछ परेशानी है, तो उसमें हमने कई बार सुना है, जैसा हम जानते भी हैं कि बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि उसमें आप अजवाइन डाल सकते हो या फिर तुलसी के कुछ पत्ते डाल सकते हो, जिससे कि वो ज़्यादा काम करेगी। लेकिन अगर किसी पेशेंट को इनसे इरिटेशन हो रही है, तो फिर हम एडवाइस करते हैं कि आप केवल नॉर्मल प्लेन टैप वाटर की स्टीम लीजिए, उसमें कुछ एडिशन नहीं कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा डालिए नहीं। साथ में किसी पेशेंट को अगर सीक्रेशंस है, अगर हमारा मकसद है स्टीम देने का, उसके फेफड़ों से मलगम साफ करने का, तो फिर हम यूजुअली एडवाइस करते हैं कि वो कुछ भी उसमें ना डालें, केवल नॉर्मल टैप वाटर से ही स्टीम दें। वो ही पेशेंट के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहेगी। अब हम बात करते हैं कि स्टीम आखिर हमको देना कितनी देर के लिए चाहिए। यूजुअली हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो 5 से 10 मिनट तक स्टीम लें। ऐसा वो दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो फिर वो इस ड्यूरेशन को और कम कर सकता है, जिसमें उसे ज़्यादा कंफर्ट लगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जिन मरीज़ों को फेफड़ों में ज़्यादा बलगम है और बलगम काफ़ी गाढ़ा है, उन मरीज़ों को हम कई बार ये भी बोलते हैं कि वो दिन में 6 से 7 बार तक स्टीम ले सकते हैं, क्योंकि स्टीम में कोई दवाई होती नहीं है। एज़ सच स्टीम लेने से कोई नुकसान होगा नहीं मरीज़ को, बल्कि स्टीम लेने से उसका बलगम थोड़ा पतला हो पाएगा और वो इफ़ेक्टिवली अपने फेफड़ों को साफ रख पाएगा। अब हम बात करते हैं कि स्टीम लेते समय हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हो कि पानी जब बॉयल होता है, उसका टेम्परेचर 100 से ऊपर होता है, तभी वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम पेशेंट को बहुत पास से स्टीम दे रहे हैं, तो उसको फेस पे छाले होने की दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमें एक सेफ डिस्टेंस रखना है, जिससे कि स्टीम के फ्यूम्स भी पेशेंट तक पहुँच जाए और उसको ज़्यादा गर्म भी नहीं लगे। इसके अलावा जो स्टीमर का जो मशीन है, कोशिश करें वो पेशेंट का अटेंडेंट या फिर कोई जो साथ हो वो ही उनको पकड़ के दे, क्योंकि अगर कई बार पेशेंट खुद से स्टीमर की मशीन को पकड़ता है और वो गिर जाए, तो फिर वो पानी जो बहुत गर्म पानी है उससे बर्न होने की पूरी संभावना रहती है। कई बार स्टीमर की मशीन में से छोटे-छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स भी निकलते हैं। तो हमको जो एक्सपोज्ड पार्ट है, जैसे कि हाथ या नेक, उनको अगर हम चाहें तो कवर कर सकते हैं, जिससे कि वो वाटर के ड्रॉपलेट्स जिनका टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा होगा, वो पेशेंट पे गिरे नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि बड़ी सावधानी और एहतियात के साथ हम स्टीम दें, जिससे कि एक दूरी से बना के अगर हम स्टीम दे रहे हैं तो मरीज़ को परेशानी नहीं होगी।